गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर नीलम गोयनका, एमए फाइनल इकोनॉमिक्स की आज की इस क्लास में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत जो गैर प्रशुल्क बाधाएं लगाई जाती हैं व्यापार के ऊपर, उनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले की कक्षाओं में हम इन गैर प्रशुल्क बाधाओं के अंतर्गत VERs का अध्ययन कर चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय कार्टेल्स का हम अध्ययन कर चुके हैं और इसके अलावा हम निर्यात सब्सिडी और डंपिंग के बारे में भी अध्ययन कर चुके हैं। अब आज की इस क्लास में हम कुछ अन्य बाधाओं के बारे में चर्चा करेंगे जो तकनीकी और प्रशासनिक बाधाएं हैं जो व्यापार में रुकावटें पैदा करती हैं या व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करती हैं। तो इस प्रकार हमारा आज का विषय है तकनीकी, प्रशासनिक और अन्य विनियम जो कि गैर प्रशुल्क बाधाओं के अंतर्गत आते हैं। हमने आयात कोटा, राशिपातन, विनिमय नियंत्रण, निर्यात सब्सिडी, VERs आदि के बारे में अध्ययन किया है और इन सब के अतिरिक्त कुछ तकनीकी, प्रशासनिक और अन्य गैर प्रशुल्क बाधाएं जो व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए काम में ली जाती हैं वो इस प्रकार से हैं। सर्वप्रथम इनमें है सरकारी वसूली। सरकार अपने विभागों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ वस्तुओं और सेवाओं को खरीदते वक्त घरेलू और विदेशी पूर्तिकर्ताओं के बीच भेदभाव करती है और ये कई प्रकार से हो सकता है। कुछ देशों में घरेलू वस्तुएं और सेवाएं प्राप्त करना कानूनी तौर पर जरूरी होता है, चाहे विदेशों से वे कम कीमत पर भी क्यों ना मिल रही हो, तो भी उन्हें घरेलू तौर पर ही उनको खरीदना होता है। जैसे एक अमेरिकी खरीदो अधिनियम था, बाय अमेरिकन एक्ट। इसके अंतर्गत अमेरिका के सरकारी विभागों और एजेंसियों को घरेलू निविदाएं ही स्वीकार करनी होती थी, चाहे वे घरेलू निविदाएं विदेशी निविदाओं से 12% तक अधिक महंगी क्यों ना हो, और रक्षा मामलों में तो यह 50% अधिक होने पर भी मान्य होती थी। कई अन्य देशों में सरकारी खरीद के लिए निविदाएं घरेलू आपूर्तिकर्ताओं से ही आमंत्रित की जाती हैं। जापान सरकार ने विदेशी निविदाओं पर विचार करना ही जरूरी नहीं समझा है, वहां पर विदेशी निविदाओं पर विचार ही नहीं किया जाता है। विदेशी जो सप्लायर्स हैं उनकी निविदाएं स्वीकार नहीं करने के लिए या फिर अस्वीकार करने के लिए सरकारें अपने अपने विवेकाधिकारों का प्रयोग करती हैं। कई बार निविदाओं के विस्तृत विवरण ही इस प्रकार लिखे जाते हैं कि विदेशी सप्लायर्स उसमें शामिल ही ना हो पाए और वे अलग हो जाएं। इसका उद्देश्य सामान्यतया घरेलू उद्योगों की सहायता करना होता है और इसका जो प्रभाव है वो प्रशुल्क के समान ही होता है, परंतु इसमें सरकार को किसी भी प्रकार की आय प्राप्त नहीं होती है। वास्तव में सरकार के द्वारा वसूली की गई वस्तुओं और सेवाओं की कीमत इससे बढ़ जाती है। एक अन्य जो उपाय है वो है सीमा शुल्क मूल्यांकन तथा वर्गीकरण, कस्टम वैल्यूएशन एंड क्लासिफिकेशन। ये भी एक प्रकार का नॉन टैरिफ बैरियर है जो आयातों को नियंत्रित करने के लिए लगाया जाता है। इसमें ये कई प्रकार से लगता है, जैसे कि यहाँ पर कई बार सीमा शुल्क अधिकारी आयात का मूल्यांकन वस्तुओं के लिए निर्धारित प्रशुल्क दर से अधिक करने लगते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अप्रैल 1979 तक अमेरिका में कुछ रसायनों की आयात का मूल्यांकन बिल पर लिखी कीमत के अनुसार लगाने के बजाय अमेरिका में उत्पादित अमेरिकी रसायनों के थोक मूल्य के अनुसार लगाया जाता था, अथवा इनमें से जो भी ज्यादा हो उस हिसाब से लगाया जाता था। अगर थोक मूल्य ज्यादा थे तो उनको थोक मूल्यों के अनुसार ही उनका रेट लगाया जाता था। इसके अलावा सीमा शुल्क मूल्यांकन का एक अन्य तरीका भी काम में लिया जाता था। इसमें था कि जानबूझकर माल छोड़ने में देरी करना ताकि आयातित वस्तुओं की लागत बढ़ जाए और इससे वैसा ही एक इफेक्ट क्रिएट हो जैसे कि आयात प्रशुल्क के द्वारा होता है कि वस्तुओं की बढ़ी हुई कीमतें घरेलू उपभोक्ताओं को प्राप्त हों या देश में बढ़ी हुई कीमतों पर आयातित वस्तुएं सप्लाई हो पाएं। एक और तरीका काम में लिया जाता था, जैसे कि सीमा शुल्क सूची होती है एक हर देश में, उसमें बहुत सारी वस्तुओं का वर्णन होता है और हर वस्तु के लिए, हर वर्ग के लिए प्रशुल्क दरें अलग अलग होती हैं। और सीमा शुल्क अधिकारी सामान्यतः क्या करते हैं कि वस्तुओं का अपना वर्गीकरण ऊंची दरों पर करके उस पर ज्यादा प्रशुल्क लगा देते हैं,
ऐसी प्रक्रियाओं से आयातों पर रोक लगती है क्योंकि इससे वे वस्तुएं महंगी हो जाती हैं और घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा में नहीं टिक पाती। लेकिन इससे आयातकों में काफी अनिश्चितता की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। अगला जो उपाय है, गैर प्रशुल्क उपाय, वह है आयात लाइसेंसिंग प्रक्रियाएं। बहुत से देश आयात रोकने के लिए जटिल और महंगी आयात लाइसेंसिंग प्रक्रियाएं भी अपनाते हैं। आयात लाइसेंस प्राय ऊंची बोली लगाने वालों को दिए जाते हैं। कई मामलों में आयातकों को आयात लाइसेंस प्राप्त करने के लिए सरकार के पास एक मोटी राशि जमा करवानी होती है। इसके अलावा इसमें काफी प्रशासनिक अड़चनें भी आती हैं, जैसे कि आयातकों को लंबे लंबे फॉर्म भरने होते हैं या एक परमिशन प्राप्त करनी होती है, और सीमा शुल्क विभाग से अपना माल छुड़ाने में भी उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, और यह प्रक्रिया प्रशुल्क की तरह ही आयात में रुकावटें पैदा करती है। एक अन्य उपाय है स्थानीय अंश विनियम, लोकल कंटेंट रेगुलेशन। ये बहुत से विकासशील देशों में कार, टीवी, कंप्यूटर्स आदि निर्मित वस्तुओं के आयातों को प्रतिबंधित करने के लिए काम में लिया जाता है, और यदि वे स्थानीय अंश विनियमों को पूरा नहीं करते तो उनका आयात प्रतिबंधित हो जाता है। उदाहरण के लिए भारत में विदेशी कार निर्माताओं को भारत में निर्मित स्पेयर पार्ट्स के रूप में पर्याप्त स्थानीय अंश रखना पड़ता है, और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि स्थानीय स्पेयर उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाया जा सके। इस तरह के स्थानीय अंश के विनिमय व्यापार से अधिक विदेशी निवेश को निरुत्साहित करने लगते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ तकनीकी बाधाएं भी होती हैं जो आयातों को प्रतिबंधित कर देती हैं। ये तकनीकी बाधाएं कई प्रकार की होती हैं जो आयातों को रोकती हैं, जैसे स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विनियम, स्वच्छता विनियम, औद्योगिक मानक, लेबलिंग तथा पैकेजिंग विनियम। ये सभी जो तकनीकी बाधाएं हैं, ये भी आयातों को हतोत्साहित करने में या प्रतिबंधित करने में काम में ली जाती हैं। ये विनियम विदेशी पूर्तिकर्ताओं पर उनके माल का आयात बनाए रखने के लिए अतिरिक्त लागतों का भार लाद देते हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका में विदेशी कार निर्माताओं को वहां उत्पादन करने के लिए अमेरिकी सुरक्षा एवं धुआं निकासी नियंत्रण नियमों का पालन करना जरूरी होता है। इसको स्वास्थ्य स्टैंडर्ड भी कहा जाता है। खाद्य वस्तुओं के आयातकों को भी कई बार विशेष गुणवत्ता, पैकेजिंग और अन्य स्टैंडर्ड को पालन करने की आवश्यकता होती है। तो इस तरह की जो बाधाएं हैं वो निर्यातों या आयातों में एक रेस्ट्रिक्शंस क्रिएट करती हैं, उनको सीमित करने के लिए काम में ली जा सकती हैं या सीमित कर देती हैं। तो इस प्रकार से इस तरह के कुछ अन्य जो उपाय हैं या अन्य प्रतिबंध भी आयातों को या व्यापार को नियंत्रित करने के लिए काम में लिए जाते हैं। अब हम ये देखना चाहेंगे कि गैर प्रशुल्क बाधाओं और प्रशुल्क बाधाओं में से दोनों में किस तरह से अंतर है, उनमें से कौन जो है ज्यादा इफेक्टिव होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि सभी गैर प्रशुल्क बाधाओं में आयातों को कम करने की प्रवृत्ति होती है और प्रशुल्क की तरह ही वो प्रभाव भी क्रिएट करते हैं। फिर भी प्रशुल्क गैर प्रशुल्क बाधाओं की तुलना में कुछ लाभकारी स्थिति में होते हैं, लाभदायक होते हैं। सर्वप्रथम प्रशुल्क बाजार व्यवस्था में बहुत गड़बड़ी तो पैदा कर देते हैं, लेकिन एनटीबीज तो उसे बिल्कुल यानी कि नॉन टैरिफ बैरियर्स तो उनको विस्थापित ही कर देते हैं। इसके अलावा प्रशुल्क जो है वो पारदर्शी है, क्योंकि इन्हें हर व्यक्ति और हर संगठन देख सकता है और उसको समझ सकता है। और जहां तक प्रतिशत अथवा मूल्यानुसार शुल्क का प्रश्न है, वो सभी लोगों को पता होते हैं, परंतु एनटीबीज जो हैं या नॉन टैरिफ बैरियर्स जो हैं वो लोगों को पता नहीं चल पाते हैं, वो लोगों से छिपे हुए होते हैं और उन्हें लागू होने के बारे में जल्दी से किसी को पता नहीं चलता है। तीसरा जो अंतर है वो है कि प्रशुल्कों को लागू और क्रियान्वित करने में काफी सरलता और सुविधा होती है, जबकि नॉन टैरिफ बैरियर्स के बारे में ऐसा नहीं है, वो काफी कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं। इसके अलावा प्रशुल्क सरकार के लिए आय उत्पन्न करते हैं, जबकि नॉन टैरिफ बैरियर्स से या तो राजस्व प्राप्ति ही नहीं होता है या फिर बहुत कम राजस्व प्राप्त होता है। नॉन टैरिफ बैरियर्स से प्रशुल्कों की तुलना में साधनों का कुआवंटन भी या अकुशल आवंटन भी होता है, और ये प्रशुल्क की तुलना में साधनों के आवंटन की दृष्टि से उपयुक्त नहीं होते हैं। तो इस तरह से एनटीबीज से प्रशुल्कों की श्रेष्ठता अधिक है, फिर भी सरकारें
विदेशी प्रतिस्पर्धा से अर्थव्यवस्थाओं, उपभोक्ताओं तथा उत्पादकों को बचाने के लिए एनडीबीज को काफी प्राथमिकता देती आई है। धन्यवाद।